ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो दो तरीके से ग्रुपिंग चलेगी, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। अच्छा, आइडेंटिकल सेल्स की ग्रुपिंग को समझने के लिए हमें एक्चुअली क्या है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स की ग्रुपिंग के साथ एक मिनट के लिए डील करते हैं। तो लेट अस सपोज, जैसे मान लो इस तरीके से सेल है और आप इसको ऐसे कनेक्ट किए हुए हो E, R और E, R, ठीक है। हम लोग इनके पॉसिबल कनेक्शंस देखते हैं कि इनको हम और पॉसिबली किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, देखो है ना, E, R को। तो इसको एक्चुअली क्या हम करते हैं, E1 और R1 मान लेते हैं, तो E2 और R2 मान लेते हैं। तो इसको E1 और R1 मान लेते हैं और इसको E2 R2 मान लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से भी देखो शायद इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इस बार क्या करा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो E1, R1 और E2, R2। अब यहाँ पर ये देखने वाले हम लोग कि इस कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ क्या होने वाला है और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना। देखिए यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो क्लियर होगा, तो आप आइडेंटिकल सेल्स की ग्रुपिंग बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो इस पर जरा हम लोग फोकस करेंगे कि यहाँ पर इस चीज़ को किस तरीके से डील करें। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है यार। देखो यहाँ पर क्या है कि इसको डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट का सहारा लेते हैं। और करंट का सहारा कैसे लेंगे, देखो कॉमन सेंस लगाते हैं कि यहाँ पर जो ये सेल अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से आपने सेल यहाँ बना दी है। अच्छा, अब इस सेल को आप एक सर्किट के साथ में अप्लाई करने की कोशिश करो। तो जब आप इस सेल को एक सर्किट में अप्लाई करोगे तो आप किस तरीके से आप डील करोगे, देखो तो आपने ये सेल जो है वो इस तरीके से लगाई है। अच्छा, और यहाँ पे आपने लगा दिया है कोई एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये E2 सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। अच्छा देखो यहाँ से करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा I1, इसका करंट भी पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा कोई I2। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें करंट I1 और I2 दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर तो यार करंट बढ़कर मिल रहा है, तो यहाँ पर नेट करंट क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 के हिसाब से। तो ये जो करंट बढ़ा है ना, तो यहाँ पर सर्किट में क्या फील होगा कि यार करंट कैसे बढ़ सकता है कि यहाँ पर EMF ही बढ़ गया हो। तो इसका मतलब इस सर्किट में जो नेट EMF होगा वो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। और दोनों सेल्स कैसे लग रही है, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अच्छा, अब जरा इधर आते हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से डील करोगे कि यहाँ पर आपने कैसे लगा रखा है, इस तरीके से, ठीक है। तो अरेंजमेंट आपका क्या हो रखा है, ऐसे हो रखा है। तो अब E1, R1 और E2 और R2। अच्छा, इसका करंट I1 तो ऐसे जाएगा, इसका करंट पॉजिटिव टर्मिनल से I2 ऐसा जाएगा, तो I1 तो ऐसा आ रहा होगा, ठीक, और I2 करंट जो है वो ऐसा आ रहा होगा। तो दोनों करंट्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो दोनों करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या फील होगा, I1 माइनस I2। तो यहाँ तो करंट माइनस सा हो रहा है, तो करंट अगर माइनस सा होगा तो यहाँ पर हमें क्या लगेगा कि जो नेट EMF है वो भी क्या होगा, कम ही हो रहा होगा। तो नेट EMF अगर कम हो रहा होगा तो इस सर्किट के लिए जो नेट EMF की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। इस सिंबल का मतलब है कि जो सेल जिससे बड़ी होगी आप उससे उसको सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा, रेजिस्टेंसेस में तो ऐसी पोलैरिटी जैसा कुछ होता नहीं है, तो रेजिस्टेंसेस यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू यहाँ पर भी R1 प्लस R2 होगी। और तीसरे के लिए यार तो तुम कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, तो तीसरे में क्या होगा कहानी, तो इस तरीके से आपने सेल्स का अरेंजमेंट कर रखा है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसके जो है वो E1 EMF ये है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका E2 EMF और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो I1 पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 इधर भेजेगा और इसका करंट I2 जो है वो ऐसा आएगा। यहाँ पर भी देखोगे तो I1 करंट तो इधर आ रहा है और I2 करंट घूमकर इधर आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट ही होगी। और अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ अपोजिट हो गई है तो इसका मतलब यहाँ पर भी नेट करंट क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2। तो यहाँ पर भी हमको क्या फील हो रहा है कि करंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और करंट अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब नेट EMF भी क्या हो रहा होगा, नेट EMF भी सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो नेट EMF भी सब्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पर भी जो नेट EMF की वैल्यू है वो I1 माइनस I2 के रेस्पेक्ट में चलेगी। पर क्योंकि रेजिस्टेंस ये तो पोलैरिटी वाले डिवाइसेस होते नहीं है, तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये जो है ना, ये जो अभी आपने लिख रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को ले जाते हैं। और इस पर बेस्ड कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिल गए कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी, तो इस पर बेस्ड आपको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द एन आइडेंटिकल सेल्स के लिए पहले तो देखो सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट को जब एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो
किस तरीके से इसको फॉलो करने वाले हैं वही देखते हैं, और रूल्स जो है वो यही फॉलो होंगे। तो रूल्स आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अच्छा चलो सर्किट जरा इसका ड्रॉ करते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सर्किट कैसा बनाएंगे। तो ठीक है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो एक सेल तो ये लगी भाई, दूसरी सेल ये, कितनी सेल लगाने वाले हैं ऐसी, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल लगाने वाले हैं, और इसको किससे कनेक्ट करने वाले हैं, एक रेजिस्टेंस से। ठीक, तो ये E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी E, इसका भी R, ये E और ये R, और ये कितनी सेल लगी हैं, n नंबर ऑफ सेल लगी हैं, और रेजिस्टेंस कितना है R। इस पूरे सर्किट में करंट कितना जाने वाला है I, तो इस I करंट की वजह से इस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा तो वो आ जाएगा V = IR। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बन चुकी है। अब आगे बात बढ़ाते हैं। तो आगे की अगर बात करें तो इस सर्किट के लिए जो नेट ईएमएफ है, तो नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, सारी सेल्स देखो कैसे लगी हुई हैं, सब सेल्स एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो n × E। अच्छा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो नेट इंटरनल सारे सेल्स जो है वो किस में लग रहे हैं, सीरीज में, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR। पर नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, ये बात आपको अभी बताई थी कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस में जाएगा, सीरीज में। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, NR, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना R, तो इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट NR + R। अब आपको पता है करंट के लिए हमें एक ही इक्वेशन फॉलो करनी है, और करंट के लिए हमें कौन सी इक्वेशन फॉलो करनी है, I = E नेट अपॉन में R नेट। तो E नेट अपॉन R नेट ये इक्वेशन हमें फॉलो करनी है करंट के लिए। अच्छा, E नेट कितना है, n × E, और R नेट कितना है, NR + R। तो करंट की आपको जो इक्वेशन मिली है, तो I = NE अपॉन में NR + R। तो ये तो आपको मिल गई करंट की इक्वेशन। अब अगर हम निकालें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यार कोई मतलब नहीं है ना, V = IR है, I की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, NE अपॉन NR + R। तो V = NE अपॉन NR + R। अब क्योंकि आप एक चीज़ देखो, सारी सेल्स कैसे लग रही हैं, सीरीज में, और इन सारी सेल्स की वजह से जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आया वो V आया, तो इसका मतलब ये पूरी सेल्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ रहा होगा, V। क्योंकि यार हमें पता है कि अगर आप थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करो ना, इस तरीके से देखो, तो ऐसा लग रहा है ये पूरा सर्किट इसके अक्रॉस क्या ऐसे लग रहा है, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम। तो इसके अक्रॉस जो V पोटेंशियल ड्रॉप है, ये सब सेल मिलाकर V पोटेंशियल ड्रॉप गिरा पा रही होंगी। तो इसका मतलब हर सेल अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप का कंट्रीब्यूशन कर रही होंगी। तो अब इसमें अगली चीज क्या आती है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल, तो हर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई, देखो टोटल पोटेंशियल कितना है V, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है N, तो हर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V/N। बहुत सिंपल सी बात है, और V की वैल्यू है कितनी, वो है NE अपॉन में NR + R, और इसमें आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 1/n का, तो n से तो n कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या कहानी बन जाएगी, E/NR + R। तो ये क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, बहुत सिंपल सी कहानी हो गई। तो ये हमारा किस में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट हमने कंप्लीट करा। अब अगला पार्ट इसमें कौन सा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। पैरेलल ग्रुपिंग के लिए भी आपको क्या करनी है, इसमें भी n आइडेंटिकल सेल्स ही रहेंगी, और पैरेलल ग्रुपिंग में आप क्या करोगे, देखते हैं जरा। तो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए पहले तो हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, और सर्किट ड्रॉ करने के बाद में क्या करते हैं, तो अब देखते हैं जरा पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए क्या करने वाले हैं, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स तो यहाँ पर भी हैं यार। तो ये तो हो गया EMF इसका, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फिर इसका EMF, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से कितनी सेल लग रही हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, ये जो ग्रुपिंग ऑफ सेल है ना, अगर हम सेल्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो इसी पूरे ग्रुप को एक नया नाम दिया जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, बैटरी। तो बैटरी की डेफिनेशन यही है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। तो बैटरी की अगर आप डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बैटरी की डेफिनेशन होती यही है कि वो डिफाइन बैटरी, तो डिफाइन बैटरी इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ से होगा क्या कि ये जो सेल है, यहाँ से I करंट तो ये आया, मतलब एक कोई करंट यहाँ से ये भेजेगी, तो एक सेल यहाँ से करंट ये भेजेगी, ऐसे बाकी की सेल्स भी भेजेंगी, और ये सारी करंट मिलकर I करंट बनेगा। और जब ये I करंट यहाँ R से पास होगा तो V = IR, इसका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए
तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है, अभी हमें क्या है कि जैसे बुक्स में अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि पैरेलल में है सारी सेल, तो पैरेलल में यार वोल्टेज सेम होता है, तो इसकी वजह से हर सेल के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो ई होगा। पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग इसमें अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, किरचॉफ रूल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ से प्रूव करते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, आपने याद है जब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नॉन आइडेंटिकल सेल्स का सहारा लिया था, सेम इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के लिए भी नॉन आइडेंटिकल सेल्स का ही सहारा लिया जाता है। और नॉन आइडेंटिकल सेल्स को हम लोग किरचॉफ रूल जो अभी आने वाला टॉपिक है ना उससे प्रूव करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगी हुई हैं और कुछ भी इसमें अलग नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में जो सर्किट का नेट ईएमएफ होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ तभी होगा जब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स लगी होंगी पैरेलल में, और वो भी इस कंडीशन में। अगर यहाँ पोलैरिटी बदलते हो तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसी अरेंजमेंट में लगनी चाहिए और n नंबर ऑफ सेल्स लगनी चाहिए, तो उस केस में जो सर्किट का नेट ईएमएफ होगा वो ई रह जाएगा। पर सर्किट का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंसेस कैसे लगे हैं पैरेलल में, तो अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं तो इसका मतलब 1/r प्लस 1/r इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r/n। और अब सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमें पता है कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के पास कितना है, r/n, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना r। तो अब ठीक है, अब हमें करंट फाइंड करना होता है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा की तरह, ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो रही है ई, और आर नेट की वैल्यू कितनी हो रही है आर एन प्लस आर। अच्छा, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस एन आर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन में एन आर प्लस आर। तो ये बनेगा हमारा करंट। अब पोटेंशियल ड्रॉप V जो यहाँ गिरा है वही सबके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज की बात अलग है और नेट ईएमएफ की कहानी अलग है। आपको पता है वोल्टेज की तो कहानी अलग चलती है, वोल्टेज क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो आपको पोटेंशियल ड्रॉप देगा। पर ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड अक्रॉस एनी एक्सटर्नल सर्किट। तो ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग अभी बात करें तो करंट तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया। अब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला तो V इज इक्वल टू आई आर है, आई की वैल्यू ये रही, तो वो कितनी है, एन इंटू ई अपॉन एन इंटू आर प्लस आर, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, आर का। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमें मिल गया। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या जाने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट किस तरीके से है, तो वो क्या होगा, करंट थ्रू ईच सेल, क्योंकि हर सेल यहाँ से करंट पास कराएगी और सारे करंट मिलकर कितना करंट बनाने वाले, आई करंट। तो करंट थ्रू ईच सेल। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई डैश निकालते हैं, तो हर सेल जो है, हर सेल करंट कितना बनाने वाली है, कोई ये करंट भेजेगी, टोटल करंट कितना बनने वाला है, तो टोटल करंट बनने वाला है आई, और कितनी सेल मिलकर ये आई करंट बना रही है, तो एन। अच्छा, आई की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई अपॉन में एन आर प्लस आर, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 1/n का, तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। तो करंट थ्रू ईच सेल कितना हो जाएगा, ई अपॉन एन आर प्लस आर, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। तो करंट थ्रू ईच सेल मतलब आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया और यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए। तो इसी के साथ में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक तो कवर अप हो गया। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स नहीं है, नॉन आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो अब हम इस तरीके इसको इन सर्किट्स को कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए एक अलग कहानी आती है और इसको बोला जाता है क्या, किरचॉफ रूल। तो एक्चुअली क्या है ना, दो तरीके के सर्किट्स में चीज़ों को ब्रेक कर दिया गया, एक सिंपल सर्किट्स और एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, या फिर आप ऐसे बोल दो कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो जब तक सिंपल सर्किट रहेंगे तब तक तो आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लोगे, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर ही नहीं आएंगे। तो उस केस में क्या है, इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या निकाला गया, एक नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए और उनको क्या बोला गया, किरचॉफ रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत कायदे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद जो इसमें अगला पार्ट है ये आप ऐसे समझिए कि बोर्ड में ये पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। तो पहले जरा किरचॉफ रूल समझते हैं। तो इसका अगला जो टॉपिक है वो है किरचॉफ रूल।